ठीक है। समय आज भी मैं थोड़ा कम ही दे पाऊँगा, हालांकि थोड़ा शेड्यूल टाइट है सर, और कोई बात नहीं है। कुछ चीज़ें क्लियर करेंगे पहले। लाइव मार्केट पे जितना कल हम लोगों ने डिस्कस किया और आज जो जो उससे रिलेटेड बाज़ार में देखा आप लोगों ने, और जो भी ट्रेड करने की कोशिश की गई, कुछ लोगों को देखिए लास्ट ट्रेड, मैं सर एक अकेला इंसान हूँ, अब से एक सर थोड़ा बहुत साथ दे देते हैं, आज वो थे नहीं, तो माफ़ी चाहूँगा। पहले तो जो लास्ट ट्रेड मैंने सभी को, वेट कीजिए एक सेकेंड वेट कीजिए। तो हुआ क्या, जो लास्ट ट्रेड मैंने दिया है शायद एक 42,200 का कॉल ऑप्शन सेल करने के लिए, 42,700 के पुट ऑप्शन के बाद, वो लगभग मुझे लगता है सभी ट्रेडर्स को अपडेट नहीं हो पाया है। कुछ ट्रेडर्स को हुआ है और कुछ को नहीं हुआ है, इस तरह से रहा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। हालांकि होगा क्या, थोड़ा बहुत अपसाइड ओपन होने की संभावना है, नहीं होता है कॉस्ट पे होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सुबह कोई ना कोई पोजीशन ज़रूर बन जाएगा। लेकिन हालांकि अगर मैं कल चीज़ों को डिस्कस कर गया था, सुबह पोजीशन बनाने से पहले भी मेरा एक ही मैसेज था सभी ट्रेडर्स को, अगर डे हाई के पास बाजार क्लोज करता है, डे हाई को ब्रेक करके क्लोज करता है, तो आपको क्या करना है, पुट साइड से ऑप्शंस को सेल कर जाना है। ठीक है, और कल पूरी क्लास लगभग मैंने आपकी बैच की इसी पर आधारित रहा कि क्या हम लोग ट्रेड प्लान कर रहे हैं। सारी चीज़ें लाइव मार्केट में देखी गई और लगभग सभी चीज़ों पे आप ट्रेड कर पा रहे होंगे। देखिए, मेरे माइंडसेट से जुड़िएगा और वो भी समझेंगे कि एक समय पे मैंने कॉल ऑप्शन क्यों सेल कराया, और दूसरी बात, उस कॉल ऑप्शन का एसएल कितना था, 12 पॉइंट। दूसरा, मैंने उसके 70 पॉइंट पे लगभग ट्रेड कर रहा था, वो 67, 68 और 70 के आसपास ही आप लोगों ने सेल किया होगा उसको, तभी मैंने 42,200 का पुट ऑप्शन भी सेल कराया। अगर दोनों पोजीशंस आप ले गए हैं तो भी कोई इशू नहीं है, अगर एक पोजीशन काट कर गए हैं अपसाइड से तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, पूरे माइंडसेट को समझिएगा, फिर आगे देखेंगे और क्या क्या होने की संभावना है। पहली चीज़, वॉलेटिलिटी जो है बाजार में धीरे धीरे कम होती जा रही है। कल आपने निफ्टी 50 में एक अच्छा खासा डाउन साइड देखा था, लगभग मुझे लगता है 150 पॉइंट के आसपास तो रहा होगा। चार्ट देख लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, मैं निफ्टी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। और आज उसके बाद रिकवरी देखी। देखिए, बृहस्पतिवार को जब भी इंडिया विक्स का प्राइस 15 के नीचे ट्रेड कर रहा हो तो मैं आपको एक सजेशन देता हूं ट्रेड करने के लिए। थर्सडे के दिन क्या किया कीजिए, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस के कॉल एंड पुट के प्रीमियम्स को ऐड कर लिया कीजिए और समझ जाया कीजिए कि लगभग इस बाजार का रेंज, उससे ज़्यादा अप डाउन हो सकता है, लेकिन अगर एक दिन गिरेगा तो दूसरे दिन रिकवरी करके दोबारा उसी रेंज में आने की कोशिश करेगा। जैसे अभी भाव है 18,244, मान लेते हैं कि आज का दिन ही थर्सडे एक्सपायरी का डे हो, तो आपको क्या करना होगा, 18,250 के कॉल और 18,250 के पुट के स्ट्राइक प्राइस जो है, कॉल एंड पुट दोनों के प्रीमियम्स को ऐड कर लेना है। तो और एक अंदाज़ा लगा लेना है कि लगभग इस हफ्ते का टोटल अप एंड डाउन मिलाकर रेंज क्या रहने वाला है। जैसे टोटल प्रीमियम 400 मिल जाता है तो समझ जाइए कि ऊपर 400 जा सकता है, नीचे 400 जा सकता है, इससे ज़्यादा बाजार का रेंज नहीं है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड किया जा सकता है, इस बाजार को आसानी से ट्रेड किया जा सकता है। कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, पहले वो समझते हैं। कल के बाजार को पहले देखेंगे, उसके बाद आज के बाजार को देखेंगे। रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है, ठीक है। देखिए, कल ये ओपन प्राइस था एक कंसोलिडेशन, वो भी प्रीवियस, एक सेकेंड, वो भी प्रीवियस प्राइस के अंदर ही रहा, और जब शाम को क्लोज हुआ प्राइस तो कहाँ हुआ, डे हाई के पास। ठीक है, उसके पहले दिन भी रिकवरी के बाद ही क्लोज हुआ था। आज का बाजार भी पहला कैंडल जैसे ही ओपन हुआ रिटेस्ट करने कहाँ आया, प्रीवियस डे हाई को, यही आज का एक पहला स्टैंड था मात्र। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ने कंसोलिडेशन की शुरुआत की। मैंने क्या कहा, पहला कैंडल अगर ग्रीन बनता, अगर यहाँ कहीं ओपन होके ये कैंडल ग्रीन बनता तो आप देखते कि इंट्राडे में इसके हाई ब्रेक होते। ठीक है, अगर सुबह ही सेलर ने एक 5 मिनट का कैंडल रेड प्लॉट कर दिया है, क्या कह रहा हूं, 5 मिनट का कैंडल
रेड प्लॉट कर दिया है पहले 5 मिनट का कैंडल जो ये रहा। अब थोड़ा चार्ट को बड़ा कर लेंगे कि आज के प्राइस को ही देखना है। ये जो कैंडल है पहले ही 5 मिनट का कैंडल रेड प्लॉट कर दिया है, मतलब इंट्राडे में सुबह की शुरुआत सेलर्स ने सेलिंग से की है। अब बायर्स कितना भी बुलिश रहे हों, उनको कुछ नहीं तो एक कंसोलिडेशन चाहिए। क्यों? सुबह जो सेलर्स ने एक्टिव किया है अपने सेलिंग को, उनको ब्रेक करने के लिए आपको जितना वो सेल कर रहे हो कम से कम उतनी खरीदारी तो करनी होगी। अब देखिए सेलर और बायर को समझते कैसे हैं। एक क्वेश्चन एक ट्रेडर ने किया, बड़ा ही ठीक लगा मुझे और आप लोगों को समझना भी चाहिए। देखिए मैं क्यों कहता हूँ कि सुबह पहली कैंडल महत्वपूर्ण है। देखिए मान लेता हूँ कि बिल्कुल आसानी से समझिए कि एक तरफ सेलर्स हैं और एक तरफ बायर्स हैं। इस साइकोलॉजी को समझ लीजिए। सिर्फ एक तरफ सेलर्स हैं एक तरफ बायर्स हैं। मॉर्निंग में बाजार ओपन होगा 9:15 पर। अब बायर के पास मान लेते हैं पैसा है 100 करोड़ रुपया रखा है पहले से, ठीक है, कि उन्होंने सोचा था कि आज 100 करोड़ की खरीदारी करेंगे। अगर सेलर सुबह आकर पहले बिकवाली की शुरुआत करे, आते ही आते 50 करोड़ की सेलिंग कर दे, मॉर्निंग में ही शुरुआत करे या 10 करोड़ की सेलिंग कर दे, तो अब आपका ये 100 करोड़ रुपए किस में जाएगा? पहले तो 10 करोड़ रुपया किस में जाएगा? जो सुबह 10 करोड़ का सेलिंग हुआ उसको काटने में, तो बचा 90। हो सकता है जब सुबह ही सेलर ने सेलिंग की शुरुआत की है तो वो आगे भी करता रहेगा पूरे दिन, संभावना तो यही है, कम से कम नहीं तो 2-3 घंटे तो करेगा। तो हो सकता है आपकी 100 करोड़ की खरीदारी में से 60-70 करोड़ की खरीदारी सिर्फ सेलर्स की बिकवाली को काटने में चली जाए। क्या कह रहा हूं? 60 से 70 करोड़ की एग्जाम्पल है। पैसा तो बहुत ज़्यादा डाला जाता है बाजार में इंट्राडे में, आप लोग FII DI का डेटा रोज ही लगभग दिखते होंगे। तो 60 से 70 करोड़ रुपया जो सेलर्स ने सेल किया हो उसी को काटने में चला गया। अब 100 करोड़ आप लेकर बैठे थे, 70 आपका चला गया है जो सेलर ने बेचा उसी को खरीदने में, तो बाकी के 30 करोड़ में आप कितना ही डिमांड जनरेट कर देंगे या कितना ही प्राइस को ऊपर ले जा पाएंगे, ठीक है। वहीं इसी कंडीशन को दूसरी तरह से देखते हैं। अब सेलर हैं और बायर हैं, पैसा उतना ही है 100 करोड़, ठीक है, लेकिन सुबह सुबह सेलर ने कोई बड़ी सेलिंग नहीं की, आया ही नहीं बाजार है। आपने पहला 10 करोड़ अमाउंट पुटअप किया है बाजार में, डाला है जैसे ही, तो आपने देखा कि पहले ही कैंडल ग्रीन बन गई 10 करोड़ डालते ही। इसका मतलब है आज सेलर्स ज़्यादा बाजार में एक्टिव नहीं रहेंगे। अब आप इसी 100 करोड़ से, जिससे कल सेलर की खरीदने, जितना सेलर ने बेचा उसकी बिकवाली को खरीदने में पैसा चला गया, आज वही पैसा किस में आएगा? बाजार में एक डिमांड जनरेट करने में। अब ये 100 करोड़ ज़्यादा हो गया है, अब ये कल से ज़्यादा बाजार को आज चला पाएगा। अमाउंट उतना ही है लेकिन एक अच्छा अपसाइड मूवमेंट उतना ही पैसा दे पाएगा, ठीक है। इस वजह से कहता हूं पहले 5 मिनट का कैंडल महत्वपूर्ण है। बाजार अपसाइड मूवमेंट कर रहा है, बेशक गैप अप किया, लेकिन पहले 5 मिनट का कैंडल सेलिंग का बन गया है। अब आपको पहली चीज क्या चाहिए? जो पहली सेलिंग हुई है इसको काटिए। अब पहली सेलिंग तो हुई नहीं होगी, आप पहले से स्ट्रांग है, पहले से खरीदारी करते आ रहे हैं, तो बेशक उसने इसके बाद भी बेचने की कोशिश की है जो आपको दिखती रही बार बार, ठीक है, जो आपको बार बार शो करता रहा कि मैं बेचने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपको खरीदारी करनी पड़ रही है। आप पैसा रखकर बैठे हैं, बायर्स मानता हूं आप पैसा रखकर बैठे हैं, लेकिन सेलर कहीं ना कहीं सेल कर रहा है, आप खरीदते रहिए रुके रुके। इस वजह से प्राइस क्या करता है? हाई को ब्रेक करने में समय ले लेता है और बाजार एक कंसोलिडेशन मोड में चला जाता है। इसी कंडीशन को कल हम लोगों ने डिस्कस किया था बड़े आसानी से कि क्या होगा, एक अपसाइड ट्रेंड बार बार क्लोज कर रहा है और हम लोग एक ट्रेड लाइन को ड्रॉ कर बैठे हैं इस तरह से। हम लोगों ने अंदाजा लगाया था कि प्राइस अगर इसी किसी रेंज में यहीं कहीं ओपन होता है और उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट करता है, और 5 मिनट का कैंडल पहला बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला था, अगर ग्रीन बनता है तो उसके हाई ब्रेक होंगे। अब ग्रीन तो बना नहीं, बाजार गैप अप किया और रेड कैंडल प्लॉट हुआ। देखिए ये सारी चीजें लाइव मार्केट में दिखेंगी, कल तो नहीं दिख रही थी। अब आपके सामने क्लियर पिक्चर है, जब डे हाई ब्रेक होगा तब आप ट्रेड करेंगे, और वो भी कब? दूसरी बात भी मैंने कहा था 3 कारण होने चाहिए, कोई भी 3 रीजन आपके ट्रेड एग्जीक्यूट करने के। क्या क्या रहे होंगे? दूसरा, बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन। अब बात आती है बिल्कुल सही कि अगर मैंने आपको पहली पोजीशन कॉल ऑप्शन सेल करने का दिया, दोनों पोजीशंस को बहुत अच्छे से मेजर किया कीजिए। मैं अगर 1 दे रहा हूं पोजीशन, उसको भी अच्छे से मेजर कीजिए, 2 दे रहा हूं उसको भी। एनालिसिस आपको करना है, यही माइंडसेट है जो आने वाले समय में आपको काम आएगा। एक की जगह आप 15 या 20 या 50 या 60 लॉट भी ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है, वो समय आने पर कर पाएंगे, लेकिन माइंडसेट यही काम आएगा।
यही एक्सपीरियंस है जो आगे समय आने पर आपके बहुत काम आने वाला है। कैसे? मैंने पहला काम क्या किया, मैंने देखा प्रीवियस 3 दिन का प्राइस एक्शन बिल्कुल आसानी से, आप लोग भी देखते ही आ रहे हैं। पहले सेलर सेल करता है और शाम को क्लोजिंग होता है, सेलर सेल करता है, शाम को अपसाइड क्लोज करता है, सेलर सेल करता है। आज कंसोलिडेशन अच्छा हो रहा था, हो सकता था ब्रेकआउट हो जाए, इसीलिए मैंने पहला मैसेज किया, अगर डे हाई के ऊपर प्राइस क्लोज करता हुआ दिखता है तो नीचे के जो भी पुट ऑप्शन है आप सेल करके जाइए। जैसा आपका रिस्क वैसा आप सेल कर सकते हैं। और ऑप्शन कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना है, कितना प्रीमियम सेल करना है, ये क्लास में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आने वाली क्लासेस में जहाँ बेसिक्स चल रहा है वहाँ पर मैं दोबारा से इन सारी चीज़ों को डिस्कस करूँगा। दूसरी बात, उसके पहले ही मैंने आपको एक ट्रेड दिया जहाँ पर मैंने आपको मात्र 12 पॉइंट का एसएल दिया। 68 पॉइंट पे, 67-68 पे वो चल रहा था 70 के आसपास, ठीक है, 67 से 70 का रेंज था। और मैंने कहा 80 प्रीमियम जाता है तो सेल कर दीजिएगा। उसके साथ एक 15-16 रुपए का ऑप्शन बाई भी कराया था, वो भी 2 ढाई 3 रुपया देता ही देता। तो आपका मुश्किल से 10 पॉइंट का लॉस नहीं जाना था उस ट्रेड में। 10 पॉइंट का लॉस जाकर, और वो 10 पॉइंट का लॉस लगता कहाँ पर, इस हाई के पास 42,700 का कॉल ऑप्शन सेल मैंने क्यों दिया। आप अगर बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन को एनालाइज करेंगे तो आप देख पाएंगे चीज़ों को। शो करने दीजिए, मैं आपको शो करता हूँ सारी चीज़ें। अगर आप लोगों को याद रहा हो, कल ये जो 40 लाख दिख रहा है ना, 40,58,000 ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड, मतलब टोटल 42,500 के 40 लाख, 40.5 लाख के आसपास कॉल ऑप्शन सेल है। कल ये डेटा कहाँ था, 55 लाख के आसपास। आप अगर 3.25 तक का डाटा देखें, लगभग 3.10 और 3.15 तक का, तो आप नोटिस करेंगे ये कॉल राइटिंग 55 लाख से एक पैसे कम नहीं हुई। दूसरी बात, अभी आप देखेंगे 20,88,000 यहाँ पर है, और पुट साइड 42,400 पे जो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, वहाँ पर अब दिख रहा है पुट साइड जो है 1.5-2 लाख ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया है। अगर आप इसको इंट्राडे में 3.25 तक देखते रहते तो आप इस चीज़ को गौर कर पाते कि यहाँ पर ये जो ओपन इंटरेस्ट था ना, ये और ज़्यादा था किसके मुकाबले, पुट साइड के मुकाबले। तो एक ट्रैपिंग की संभावना बन रही थी और प्राइस कंसोलिडेशन मोड में था। अभी आपने चार्ट देखा, दोबारा देखेंगे। तो मैंने क्या किया, मैं किसी भी ट्रेड अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहता था, ना डाउन साइड ना अप साइड। तो पहले मैंने एक ट्रेड को एग्जीक्यूट किया पुट साइड। वो क्या था, कॉल साइड से सेल किया है, प्राइस बिल्कुल हाई के पास खड़ा है, 10 पॉइंट का एसएल लीजिए। अगर डाउन चला जाता है तो 70 का 70 पॉइंट प्रीमियम अपना है। देखिए, मैं सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड को प्ले करता हूं, आप भी आने वाले समय में इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। जब तक आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, जब तक आप 20-25 रुपया बाजार को देखकर 60-70 बुक करने का कोशिश नहीं करते हैं, तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। कहीं ना कहीं देखिए, एक्सपीरियंस कितना भी हो, ट्रेडर कोई भी हो, एक समय पे आकर कहीं ना कहीं ट्रेड्स 10 करेगा तो 1-2 गलत होंगी। उस समय पे ये जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ना, ये बहुत काम आता है, बहुत ज़्यादा काम आता है। आप सोचिए, आप 50-60 पॉइंट बुक करेंगे, 10-15-20 पॉइंट एसएल देंगे, तो उस स्टॉप लॉस का कोई फर्क नहीं रह जाता। यही प्योर बिजनेस सेटअप है। ट्रेडर से बिजनेसमैन बनने में सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड का गेम है। अगर आप 50-60 रुपया बुक करना सीख जाए, या फिर 100 रुपया बुक करना सीख जाए, उसी के एवज में 20 रुपया या 30 या 40 रुपया जैसा आप बुक कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लॉस बुक करना सीख जाए, इससे बेहतर माइंडसेट नहीं हो सकता है। यही आपको बिजनेसमैन बना देगा इसी बाजार में। यहाँ पर क्या था, अब ये जो प्रॉफिट बुकिंग ह्यूज, ये जो कॉल राइटिंग थी ना, ये अनवाइंडिंग हुई है। अनवाइंडिंग का मतलब होता है आप कोई कॉल ऑप्शन सेल कर बैठे हैं। जैसे आप 42,700 सेल कर बैठे थे, कई ट्रेडर्स उस समय जब मैंने पुट ऑप्शन का प्राइस दिया 42,200 का, लगभग 60 रुपए के आसपास वो प्रीमियम चल रहा था। तो उस समय पे कई ट्रेडर्स ने पोजीशंस को बुक किया, कुछ ने पूछा, तो इतने मैसेजेस थे, मैं सभी को अपडेट भी नहीं कर पाया लगातार, लगभग मार्केट क्लोज होने को था। उस कंडीशन में कुछ लोग काट कर निकल गए पोजीशन, कौन सा, 42,700 का जो कॉल ऑप्शन था। उस कॉल ऑप्शन को वापस ले लेना। अच्छा, 42,700 का कॉल ऑप्शन क्या सोचकर सेल किया गया होगा, या फिर 42,500 के ये 40 लाख 58 हज़ार लोग कौन से हैं जो ये सोच रहे हैं आने वाले समय में बाजार 42,500 के ऊपर नहीं जाएगा, ये 24 नवंबर की एक्सपायरी तक। ये सोचने वाले लोगों की वजह से यहाँ पर ये ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। ये कितना था, 55 लाख के आसपास। ये आखिरी 15 मिनट में अनवाइंडिंग होता है। देखिए, कॉल राइटिंग कहते हैं कॉल ऑप्शन को सेल करना।
कॉल अनवाइंडिंग कहते हैं। जो ऑप्शन सेल किए गए हैं उनको वापस लेना कब लिया जाएगा? जब मेजर कम्युनिटी ये सोच रहा हो ट्रेडर्स का कि अब बाजार अपसाइड ट्रेड कर सकता हो, जब डर हो इनके अंदर किसका? पैसा लूज करने का, तो ये क्या करेंगे? अपनी पोजीशंस को काटकर भागेंगे। आखिरी के 15 मिनट में लगभग 15 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट वापस लिए गए 42,500 से। ये सेटअप बताता है कि एक मैंने सेटअप लगभग मुझे लगता है आपके बैच में भी ज़रूर मैंने प्रीवियस वीक डिस्कस ज़रूर किया होगा, और नहीं किया होगा तो आज फिर से सुन लीजिए। प्राइस को ही देखेंगे तो लगभग चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मैंने क्या कहा था ध्यान रखिए। सारी चीज़ें अगर किसी को याद होगा और नोट्स बने होंगे तो सारी चीज़ें नोट डाउन होंगी। मुझे लगता है 5 या 10 5 दिन भी हुआ हो तो मुश्किल है, क्योंकि मैंने सभी बैचेस में एक साथ डिस्कस किया था। देखिए, उस दिन का प्राइस एक्शन कुछ ऐसा था कि मैंने लगभग सभी बैचेस में डिस्कस किया था। क्या आपने अभी ऑप्शन चेन को देखा तो मैंने क्या कहा था? 500 के मल्टीपल प्राइस, कौन से? बैंक निफ्टी के 500 के, जैसे 500 का दुगना 1000, 1500, 2000, इस तरह से। तो 42,000, 42,500, 43,000, 43,500, नीचे 41,500, 41,000। ये क्या है? 500 के मल्टीपल प्राइस हैं। 500 और 1000 के जो प्राइस हैं, यहाँ पर मेजर ऑप्शन सेलर अपनी पोजीशन बनाकर रखते हैं आउट द मनी। जैसे अभी बाजार कहाँ पर है? जैसे आज इंट्राडे कहाँ पर था? 42,400 के आसपास। तो आपने देखा 42,500 पे सबसे ज़्यादा कॉल ऑप्शन सेल थे। उसी तरह आप ये भी नोटिस करेंगे कि 42,000 पर हाईएस्ट पुट ऑप्शन सेल थे। तो ये एक रेंज बन जाता है बीच का कि ऊपर कॉल ऑप्शन सेल है, नीचे पुट ऑप्शन सेल है। अब बाजार इसी रेंज में तो बना नहीं रहेगा, कभी ना कभी या तो अप साइड ब्रेक करेगा या डाउन साइड ब्रेक करेगा। लेकिन ऑप्शन सेलर को बाजार को रिस्पेक्ट देना ही होगा। क्यों? एक लॉट को सेल करने का 1.25 लाख देते हैं, आप एक लॉट को बाई करने का 4,000 देते हैं। अब सोचिए 40.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। सुबह के समय शाम के 3 बजे तक 55 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट ओपन थे। मतलब 55 लाख कॉल ऑप्शन सेल किए गए थे मात्र एक स्ट्राइक प्राइस के। वो कौन सा था? 42,500 का। सिर्फ कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ कॉल ऑप्शन। सोचिए अगर 55 लाख ऑप्शन सेलर टोटल कॉन्ट्रैक्ट सेल कर मात्र एक स्ट्राइक प्राइस पर बैठे हैं, तो अगर अचानक से बाजार यहां से चलता और सीधा इसको ब्रेक कर देता, तो इतने ज्यादा जो 1.25 लाख रुपया देकर बाजार में लोग बैठे हैं एक स्ट्राइक प्राइस के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उनको लॉस लगता। अगर इसी तरह बाजार रोज बिहेव करे, ये तो एक दिन की बात हो गई, कभी होने को हो सकता है और होता भी है, साल में 2-3 या 4 बार सेलर्स को भी लॉस दिए जाते हैं। अब ये संख्या बढ़ गई है। अब साल के 15 या 20 ट्रेडिंग सेशन सेलर भी लॉस लेते हैं, वो भी ह्यूज। इसीलिए कहता हूँ सेलिंग कीजिए एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है? और मैं इसीलिए एसएल देता हूँ, और छोटे एसएल के साथ बड़े प्रॉफिट्स बुक कीजिए। अगर डायरेक्ट इनको ब्रेक करेगा तो क्या होगा? अब ये दोबारा से ऊपर 43,000 सेल करने का सोचेंगे सीई से, है ना? अगर ये दोबारा से इनको ब्रेक करेगा, जैसे बायर्स को बाजार ट्रैप करता है। आपने 42,300 दिन में बाय किया होगा, 42,200 बाय किया होगा कुछ ट्रेडर्स ने, कुछ भी XYZ आप ऑप्शंस बाय करते हैं, तो मेजर ऑफ टाइम क्या होता है? मैक्सिमम टाइम क्या होता है? ज़्यादातर समय ऑप्शन बायर लॉस करता है और कम समय प्रॉफिट कर पाता है। अगर यही चीज़ सेलर्स के साथ कर दी जाए तो बाजार में सेलर्स आएंगे ही नहीं। क्यों? उनका तो बड़ा पैसा लगा है, आपका छोटा पैसा लगा है, तो कोई भी बाई कर लेता है। आकर 10 दिन रुकता है, जिसका सैलरी आया 20-25 हज़ार, वो भी बाजार में आके ऑप्शन बाई कर रहा है। सेल करने तो रोज बाजार में नहीं आएंगे, वो प्रोफेशनल लोग हैं। अगर प्रोफेशनल ट्रेडर्स को आप लॉस देंगे ना, तो कल को बाजार में लिक्विडिटी की कमी हो जाएगी। लिक्विडिटी की कमी का मतलब समझ लीजिए, ऑप्शन सेलर नहीं रहेगा। और आपको पता है ट्रेडिंग एक होलसम गेम है कि एक लूज करेगा तो एक विन करेगा। अगर बायर पैसा गवाता है तो ही सेलर कमाता है, अगर कभी सेलर गवाएगा तो ही बायर कमाएगा, ठीक है? अगर लिक्विडिटी की कमी हुई, आपको पता है प्रत्येक स्ट्राइक प्राइस क्या है? एक समझौता है बायर और सेलर के बीच में, एक कॉन्ट्रैक्ट है जो किया गया है बायर और सेलर के बीच में। अगर सेलर को ज़्यादा लॉस दिए गए तो सेलर बाजार में कम पार्टिसिपेट करेगा, इससे लिक्विडिटी कम होगी। लिक्विडिटी कम होगी, बाजार में पैसा कम आएगा। जब कैश फ्लो कम होगा तो बाजार के अपसाइड के ट्रेंड, जो मेजर ट्रेंड अपसाइड है, वो धीरे हो जाएगा। इस वजह से बाजार को क्या करना होता है? ऑप्शन सेलर को रिस्पेक्ट कर आगे बढ़ना होता है। ऑप्शन सेलर को कैसे रिस्पेक्ट किया जाएगा बताइए? अब बाजार, ये तो बात तय है
कि बाजार अगर मिडिल में खड़ा है 42,300 के पास, तो 42,000 पे हाईएस्ट पुट राइटिंग होगी और 42,500 पे हाईएस्ट कॉल राइटिंग होगी। तो क्या बाजार इसी रेंज में बना रहेगा? नहीं, बाजार क्या करता है, 42,500 अगर ब्रेक करना है तो इनके पास जाएगा पहले, और इनको एक, जैसे आप करते हैं ना, किसी के घर जाते हैं, गेट खटखटाते हैं, एक बार नॉक नॉक करते हैं, उसी तरह से बाजार इनको रिस्पेक्ट करेगा, कहेगा आप अगर यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं तो ऐसा कीजिए, मैं यहीं पर रुका हुआ हूँ, आप लोग निकल जाइए। ये जो इंडिकेशन है ये एक प्राइस एक्शन का पैटर्न है। कैसे देता है ये इंडिकेशन बाजार, वो समझ लेना है। जैसे आज का बाजार मैंने बताया है वो अभी है, अगर 42,500 को, आज के बाजार को 42,500 को ब्रेक करना था तो कैसे करना था देखिए। अगर करेगा कल के दिन, लगभग संभावना है कि कर सकता है। हालांकि ये क्लोजिंग जो है प्राइस पे तब भी 42,475 दिख रहा है, लेकिन एडजस्ट के बाद 457 दिख रहा है। ओपन प्राइस के बाद और अच्छा दिखेगा। देखिए कल का 5 मिनट का पहला कैंडल फिर से बेहतरीन होगा। 3 दिन से लगातार आप ओपनिंग नेगेटिव देख रहे हैं और क्लोजिंग पॉजिटिव देख रहे हैं। 3 दिन एक पैटर्न बाजार में फॉलो किया जाता है। चलिए ठीक है, मैंने ही मेक ऑफ किया हुआ था, एक सेकंड रुक जाइए। 3 दिन तक लगभग एक पैटर्न बाजार में फॉलो किया जाता है, और उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट डे हो सकता है कि उस पैटर्न, अब सभी को वॉइस आ रहा होगा, ठीक है ना, सभी को वॉइस क्लियर होगा और चार्ट भी शो कर रहा होगा। क्लियर है सभी को वॉइस? ठीक है। 3 दिन तक आप क्या देख रहे हैं? प्रीवियस 3 दिन से क्लोजिंग, ओपन वीक होता है प्राइस और क्लोजिंग स्ट्रांग होता है। अगर कल ओपन ही स्ट्रांग हो जाए कि पहला कैंडल ओपन हो, पहले 2 मिनट में नीचे आए, देखिए ये होता है प्राइस में, क्या होगा, ओपन होने के बाद पहला 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर जाए, दूसरा 1 मिनट नीचे आए, लेकिन अल्टीमेट 5 मिनट के बाद क्या हो, जब 5 मिनट की क्लोजिंग आएगी 9:20 के समय, प्राइस अपने हाई के पास क्लोज करे। आप वेट कीजिए, जैसे ही हाई के ऊपर कैंडल्स निकलने लगे, डे लो के एसएल के साथ नीचे के जो भी पुट ऑप्शन हो सेल करने की कोशिश कीजिएगा, बाजार लौट कर उस लो को ब्रेक करने की संभावना बहुत कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। हो सकती है, संभावना तो होती है, प्राइस कुछ भी कर सकता है, हम लोग प्राइस को रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए डे लो के एसएल के साथ हम लोग नीचे के पुट ऑप्शन सेल कर सकते हैं। आज के समय क्या है, अब बाजार खड़ा है 42,500, इसको ब्रेक करना है तो कैसे करेगा, मैंने इसको फिबोनाची से बताया हुआ होगा और बहुत अच्छे से इन चीज़ों को क्लियर किया होगा कि बाजार पहले इनको रिस्पेक्ट करेगा। कैसे? इसको ब्रेक करने आना है तो प्राइस इनके पास आएगा और यहीं पे खड़ा हो जाएगा, स्टैंड बाई पे रहेगा, रुका रहेगा, बहुत देर रुकेगा, उसके बाद इनको ब्रेक करेगा। लेकिन वो रेंज क्या होगा पता है, 42,500 अगर ब्रेक करना है तो इसके नीचे 100 पॉइंट्स 42,400, ठीक है, 42,400, मतलब अगर प्राइस को कहीं रुकना है तो वो रेंज क्या होगा, 42,400 से लेकर 42,500 के बीच में। वो भी कौन सा रेंज होगा, देखिए ये रेंज कितने का है टोटल, 100 पॉइंट्स का, ठीक है, 100 पॉइंट्स का रेंज है। अब 100 पॉइंट्स में प्राइस को ट्रेवल करना है, इसी के बीच में कहीं ना कहीं रहना है, तो किस तरह से प्राइस रहता है वो समझ लीजिए। इस 100 पॉइंट में आप लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट, मैं फिर से बात कर रहा हूं, दोहराता हूं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को आप सभी लोग अच्छे से ट्रेड करते होंगे, यहां पर आपको दिख जाएगा, ये रहा, ठीक है। इसमें लेवल्स होते हैं, किस तरह से कि अगर पूरा एक रैली आना है, जैसे ये रैली आना है, ठीक है, पूरा एक रैली आना है, इस तरह से इसको प्लॉट ही कर देते हैं। अब इसको समझना आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन इस रैली को बड़ी आसानी से समझिए। अगर ये 0 से चल रहा है, ये 1 का पॉइंट दिख रहा है और यहाँ तक 100 तक जाना है, तो ये इसका 50% लेवल है और ये इसका इस तरह से लेवल्स बने हुए हैं। आप इसको बड़ा आसानी से समझिए, मैं प्राइस में ही समझाता हूँ इन चीज़ों को। आप फिबोनाची को आगे किसी एज अ टूल कैसे यूज़ करना है वो आगे किसी क्लास में डिस्कस करेंगे। आज आपको उसका एक थ्योरम समझ लेना है कि वो प्रैक्टिकल वे में काम कैसे करता है। देखिए
अगर प्राइस को 0 to 100, क्या कह रहा हूं, 0 to 100 इतना जाना है, तो पहले 30 पॉइंट देखिए, अगर किसी ने, कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसको एक 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और वो आपसे कह रहा है कि मैं इस 100 किलोमीटर तक चल कर जाऊंगा ज़रूर, ठीक है, तो आप पहले तो भरोसा नहीं करेंगे। क्यों? कई लोग तो अपने जो भी जर्नी होती है उसकी शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं, तो आप बिलीव ही नहीं करेंगे। आप तो चलने की शुरुआत नहीं की है, पहले ही कह रहे हैं कि मैं 0 से 100 तक चल के जाऊंगा, तो आप कहेंगे ठीक है और मुस्कुरा कर निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपने इस 0 से 100 किलोमीटर तक की दूरी में इसी व्यक्ति को पहले 30 किलोमीटर तय करते हुए देख लिया ना, तो आप कहेंगे लगभग 1/3 दूरी ये तय कर चुका है। अब आपको इस पर कॉन्फिडेंस आएगा, बढ़ेगा क्या, कि हो सकता है कि ये पूरा तय कर ले। ये 30 किलोमीटर चल के गया है, मतलब इसने शुरुआत तो कर दी है और 1/3 दूरी तय भी कर ली है। अब कॉन्फिडेंस आएगा क्या, ये पूरा 100 तक जा सकता है। अब आप सोचेंगे, पहले तो आपको लग रहा था हो सकता है ऐसे ही मजाक कर रहा हो, लेकिन मजाक नहीं कर रहा है, चलने की संभावना है। कैसे पता लगा? अगर आप दूर बैठे हैं और आपको इस पर बिलीव ही नहीं है, तो जब इसने पूरी दूरी का 1/3 पार्ट ट्रैवल कर लिया है, चल लिया है। इसी तरह प्राइस क्या करता है, ये 42,500 है, ये 42,400 है, 42,400 के अंदर आके खड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब ये 400 को ब्रेक करने से रुकेगा थोड़ा बहुत, तो देखिए प्राइस है तो 5-10 पॉइंट का मार्जिन रखिएगा कि ऊपर भी नीचे भी। कैसे? अब अंदर आके रुक जाएगा। अब ये क्या करेगा, आपको लग रहा होगा कि 42,500 पे सेलर बैठे हैं, इनको ब्रेक करना मुश्किल है, लेकिन ये प्राइस कह रहा होगा आपसे क्या, मैं इनको ब्रेक करूंगा। आप पहले तो मानेंगे नहीं, आप तो यहाँ खड़े हैं ना, बाहर बैठे हैं प्राइस से, आप सिर्फ इसको देख रहे हैं। लेकिन अब प्राइस क्या करेगा, इस 400 के नीचे जाना बंद कर देगा, 400 के नीचे जाएगा ही नहीं, और यहीं रुक जाएगा कहाँ, 42,400 और 430 के बीच में। वो अप डाउन अप डाउन अप एंड डाउन बार बार करता रहेगा। अब आपको लगेगा कि ये नीचे जा नहीं रहा है और 42,430 तक आ चुका है, मतलब ये कंसोलिडेशन कहीं पॉजिटिव तो नहीं है, इसको ब्रेक करने के लिए ही तो नहीं जा रहा है। यही वो पैटर्न है जो मैं कह रहा था, नॉक नॉक करता है प्राइस। क्या? अब ये एक संदेशा दे रहा है, मैसेज दे रहा है 42,500 के सी सेलर को, जाइए अपनी पोजीशंस काटिए। जो लोग भी सेलर्स बैठे हैं, जाइए अपनी पोजीशंस काटिए। फिर भी सेलर इंतजार करते हैं, कब तक? जब तक ये कंसोलिडेशन अपने हाई ब्रेक नहीं करता है। अगर ये 30 पॉइंट का कंसोलिडेशन की शुरुआत हो गई है, वेट कीजिए, अगर ये अपने हाई ब्रेक करता है तो यकीन मानिए ये 42,500 भी जाएगा और 42,500 को ब्रेक भी करेगा। ये पहला 30 पॉइंट 30%, पूरे 100 पॉइंट का 1/3 जो जोन है। कहते हैं ना, 1/3 क्या होता है सर? पासिंग मार्क्स होता है। आप लोग ने जब भी अपना एजुकेशन किया होगा, 1/3 क्या होता है? पासिंग मार्क्स होता है सर। पास हो गया है, ये प्राइस है, पहले ही अपनी परीक्षा में पास हो गया है, निकल गया है, 1/3 तो रुक गया। जैसे ही 430 या जो भी लेवल ये हाई बना होगा, इसके ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। अब ये 42,500 भी जाएगा, इसके ऊपर भी जाएगा। अब देखिए मैं आपको यही शो करता हूं। आज मैं पहले ही बता रहा हूं, ज़्यादा समय आज भी नहीं दे पाऊंगा, जितना हो सकेगा उतना दूंगा। एक चीज़ पेंडिंग है, सेलिंग का एक जोन पेंडिंग है, सेलिंग का भी एक पैटर्न पेंडिंग है। अभी मैं, जैसे ये एक पैटर्न था और इसके पहले यहीं पे बड़े टाइम फ्रेम पर भी बना हुआ था, जहाँ पर आपने एक दिन ट्रेड भी किया हुआ था, कुछ ऑप्शंस आपने सेल किए हुए थे, ये पैटर्न बना हुआ था उस दिन के समय भी। ये पेंडिंग है, इसको मैं आगे किसी दिन डिस्कस कर लूँगा, अगर आज नहीं कर पाया तो। आज हो सकता है बहुत ही कम समय दे पाऊँगा। क्या हुआ? डे हाई सबसे ज़रूरी क्या है एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए? दिन का हाई जो भी लग गया वो तो लग ही गया है। प्राइस कहाँ आया? 380 के पास, प्रीवियस डे हाई के पास, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर रहा है। देखिए इसको ब्रेक नहीं कर रहा है, कोशिश कर रहा है लेकिन रुक गया है। अब सबसे पहली बाजार की जीत क्या? डे हाई के ऊपर निकलने की कोशिश किया। अब ये देखिए प्राइस, देखिएगा ये 42,400 है, ये लगभग 42,400 के आसपास का प्राइस, 405 है, 400 ये रहा, ये 42,400 का प्राइस है। अब इसको मेज़र कीजिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। इस प्राइस के ऊपर अब देखिए एक बार प्राइस आ गया, ये क्या है? 440, 430 और ये क्लोजिंग का मैं लगा देता हूँ, ये 430, 400 और 430, 40 के बीच में घूमता रहा। ये एक इंडिकेशन था किसका? इसको ब्रेक होने की संभावना है। इसी समय मैंने आपको मैसेज किया था जब यहाँ पे कंसोलिडेशन होने लगा कि अगर डे हाई या डे हाई के पास क्लोज करता है तो आप नीचे के जो भी पुट ऑप्शन है सेल करके जाइए। मेरा मानना है कि अब प्राइस
नीचे के ये जो भी लो हैं 42,200 42,000, इनके पास आने की संभावना अगले 2 ट्रेडिंग सेशन में, कल का ट्रेडिंग सेशन और उसके बाद, कम है। उसके बावजूद हम लोग अगर कल इंट्राडे में 2-3 घंटे प्राइस अपसाइड रहा तो जो भी प्रीमियम डिके होगा वो मिलेगा। उसके बाद अगर अपसाइड ही बना रहा ट्रेंड तो हम लोग बने रहेंगे। उसके बाद सेकेंड हाफ में कहीं अगर लो ब्रेक करने लगा प्रीवियस डे लो, तो हम लोग अपनी पोजीशन को रिव्यू कर लेंगे कि क्या करना है। ठीक है, लाइव मार्केट बताता है कि आगे पोजीशन को कैसे होल्ड करना है। जैसे हम लोग क्या सेल करके बैठे थे, 41,800 का पुट ऑप्शन 70 के आसपास सेल किया था, याद कीजिए 70 से 75 के बीच में, 45 आया, कल का 45 क्लोज था। आज जब ओपन हुआ तो 40 के आसपास से डायरेक्ट गिरा, 30 के नीचे आया, फिर एक 32 के आसपास हाई लगाया इसने, फिर नीचे आ गया। मैंने क्या कहा, यही जो 30 या 32 का प्राइस है, अब तब ये 24-25 ट्रेड कर रहा था, मैंने कहा अगर इसके ऊपर दोबारा निकलता है तो निकल जाइएगा ट्रेड से। मैं अब पहले से प्रॉफिट में हूँ, 75 का प्रीमियम 30 ला चुका हूँ, अब मैं 32 के पर भी बुक करूंगा ना, वो मेरा ट्रेलिंग एसएल है। अब मैं प्रॉफिट के पैसे में से थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूँ। क्यों? ये 30 रुपया भी मैं जीरो कराना चाहता हूँ, ये 15 के पास आ गया है। इसका चार्ट देखेंगे तो मैं इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर बता पाऊंगा कि इसमें हुआ क्या है। पहले इस कंडीशन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये देखेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को अगर हम लोग सही हैं तो जीरो कैसे कराते हैं, मतलब उस समय तक होल्ड कैसे कर पाते हैं जब तक वो जीरो होता है। जीरो का मतलब मेरा है कि अगर ये प्रीमियम 10 के नीचे आ जाए तो आप इसको कभी भी बुक कर सकते हैं, 5 के आसपास कभी भी बुक कर सकते हैं, पूरा जीरो कराने का नहीं सोचना है। अब ये क्या किया, कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे प्राइस बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। यहीं पर मैंने आपको पहला शॉर्ट पोजीशन दिया, क्या पहला शॉर्ट पोजीशन, इसी के पास क्या 42,700 का कॉल ऑप्शन दिया, सेल कीजिए। और रिस्क क्या दिया, ये रिस्क क्या था, 10 पॉइंट का, 68-70 के आसपास आपको सेल करना था, 80 पॉइंट का मैंने एसएल दे दिया, किसी 10 पॉइंट जाना है। आप इसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में इतना अर्न कर चुके हैं 50 पॉइंट के आसपास, कम से कम 40 तो बुक किया होगा, उसी में से मान लीजिए कि 10 दे देंगे। कल 42,800 सेल किया, 900 सेल किया, 43,000 तक आप लोगों ने सेल किया कॉल ऑप्शन, उसमें कुछ प्रीमियम आपका प्रॉफिट चल रहा होगा, उसमें से 10 रुपया दे दीजिए। तो प्रॉफिट में से 10 रुपया देने में कुछ नहीं जाता है। तो प्रीवियस ट्रेड के प्रॉफिट में से हम लोग 10 रुपए का रिस्क ले रहे हैं, मात्र 10 रुपए का। क्यों? पहली बात मैंने देखी, मैंने क्या कहा, ये एक इनविटेशन जोन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये एक इनविटेशन जोन है किसके लिए, इन सेलर्स के लिए, कि ये अपनी पोजीशंस को काट कर निकल जाएं। कौन? जो 42,500 के सी सेलर्स हैं, सी सेलर्स यहाँ पे। क्यों? वो क्या बिड कर रहे हैं, 42,500 का अगर सी सेल कर रहा हूँ तो क्या बिड कर रहा हूँ कि मैं आने वाली एक्सपायरी 24 नवंबर तक प्राइस को 42,500 के ऊपर नहीं जाने देना चाहता हूँ, यही तो बिड कर रहा हूँ, मेरा कहना यही है। अगर ये यहाँ पे प्राइस रुका है तो दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ऑप्शन चेन डेटा में ये जो सी सेलर्स जो 55 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट ओपन थे वो धीरे धीरे डिक्रीज होने चाहिए, 55 से 52 रह जाते, 51 रह जाते, 50 रह जाते, एक कॉन्ट्रैक्ट का फर्क नहीं आ रहा था 3.25 तक। उस समय पे मैंने बिड लिया, इस रिस्क पे मैंने सोचा कि ये ठीक है, प्राइस रुका है, अच्छी बात है, लेकिन अगर ये सेलर्स अपनी पोजीशंस काटने को तैयार नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं ये जोन भी ट्रैप कर सकता है, और विक्स नीचे है तो बड़े मूव से बचा जाएगा, तो हो सकता है ट्रैपिंग हो और प्राइस दोबारा से डेलो के पास क्लोज कर दे। अगर ये कंडीशन आ जाती तो ये 68 और 70 का प्राइस लगभग 50 के आसपास क्लोज करता, और जब 50 के आसपास क्लोज करता ना तो हम लोग इसी पोजीशन को अगले दिन, कल के दिन डे हाई के एसएल के साथ होल्ड करते और ये 50 का प्रीमियम 30 या 25 तक ले आते। ये पहला माइंडसेट, सिर्फ 10 रुपए का रिस्क लेना था और नीचे निकल जाना है। देखिए इसी पोजीशन के बाद प्राइस ने एक डिप लिया था, 55 के आसपास लो भी लगा है, इसी पर्टिकुलर ऑप्शन में 60 या 58 या 55 कुछ भी लगा होगा, आप लोगों ने जरूर देखा होगा, एक लो लगा है जब प्राइस यहाँ तक आया है 384 तक। लेकिन सेलर ने कोशिश भी किया, जो मैं सोच रहा था वही सेलर का यहाँ पर कोशिश हुआ पहला, लेकिन बायर स्ट्रांग था, उसने जितना सेलर ने ये कोशिश किया ना तुरंत बाई किया और डे हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कराते कराते बस रह भर गया है। ये क्लोजिंग के टाइम का कैंडल है, बिल्कुल एट लास्ट प्राइस यहाँ पर था। जब ये प्राइस दोबारा लौट कर ये हाई ब्रेक कर रहा था तब मैंने कहा अब आप नीचे से 42,200 का पुट सेल कर जाइए। क्यों? अब सेलर ने अपना पावर दिखा लिया, बायर अपनी पोजीशंस वापस देने को तैयार नहीं है, वो चाहता है कि अब वो ब्रेकआउट कराएगा, उसने समय भी दिया। अब भी अगर आप काट कर नहीं निकल रहे हैं तो आपका गलती है। तो उसी वो आखिरी के 5 या 10 मिनट में जो हुआ ना,
15 लाख कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिए गए 42,500 के प्राइस से। जो सेलर यहाँ पे चाह रहा था कि मैं आज इस पैटर्न को ट्रैप करके नीचे ब्रेक कर दूंगा, बायर ने आपको इन्विटेशन दिया है, सर जाइए बाहर निकलिए, फिर भी आप नहीं काट रहे हैं तो उसका गलती नहीं है, फिर वो बाई करके निकलेगा ऊपर की तरफ। इसी वजह से क्लोजिंग टाइम पर हाईएस्ट कॉल ऑप्शन में अनवाइंडिंग देखा गया। वही अनवाइंडिंग कल के दिन, अगर कल सुबह भी 42,500 के ऊपर ओपन होता है तो यही 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट शुरुआत में हो सकता है बढ़े, उसके बाद कम होता रहेगा। कम हो या ना हो, आपको डिफरेंस रखना है कि अगर इधर 40 है तो पुट ऑप्शन की साइड बढ़ते बढ़ते 40 के पास आ जाए और पुट ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट 40 से ऊपर निकल जाए, फिर समझ लीजिएगा 42,500 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। शुरुआती 1-2 घंटे में पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पूरा प्राइस समझ में आया। इसी तरह से किसी ट्रेड को प्लान किया जाता है मिनिमम रिस्क के साथ और मैक्सिमम रिवॉर्ड के साथ। किसी भी सेटअप को देखिए, ये सेटअप बेहतरीन सेटअप है, लेकिन प्राइस को प्राइस की तरह देखना और हमेशा अवेयर रहना कि बाजार में हो क्या रहा है। कॉल ऑप्शन सेलर, हम लोग ये पूरा पैटर्न क्यों समझ रहे हैं कि सी सेलर अपनी पोजीशन काटेंगे 42,500 पे जो बैठे हैं। अब वही अपनी पोजीशन नहीं काट रहे हैं तो हमको अवेयर रहना है ना, क्यों नहीं काट रहे हैं, कारण क्या होगा, कहीं सेल तो नहीं करना चाहते हैं, तो पहले उन्हीं की तरफ एक पोजीशन ले लेते हैं। क्यों, मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड तो यहीं पर रखा है, 10 रुपया देना है। अब मैं इस पोजीशन को इसके बाद यहाँ पे कहीं सेल करता तो मैं इसको और नीचे सेल करता जाकर। अब मैं इस पोजीशन को अगर 55 पे सेल करता, फिर 80 का एसएल लेता, तो मेरा एसएल कितना होता, बहुत बड़ा होता। मैं 68-70 पे सेल कर रहा हूँ, 80 का एसएल ले रहा हूँ, 10 पॉइंट का एसएल लेके निकल जाऊँगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। रिस्क रिवॉर्ड को प्ले करना सीखिए, धीरे धीरे इस माइंडसेट को डेवलप कर लीजिए कि ट्रेड को उस वहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे जहाँ मेरा रिस्क सबसे कम हो, और सही होने की एक बार भी अगर संभावना हुई तो मैं बहुत कमा कर जाने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं आता हूँ इस बात पे जो मैंने पेंडिंग छोड़ दिया कि किसी भी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को सेल करने के बाद हम लोग जीरो कैसे कराते हैं। तो एक ही पैटर्न को याद रखिए, क्या प्रीवियस हाई को ब्रेक करे बिना ही प्रीमियम गिरता जाएगा। प्राइस तो नहीं गिरता है, प्रीमियम अगर जीरो होना है तो प्रीवियस हाई को ब्रेक करे बिना ही गिरता जाएगा। देखिए आपने कहाँ सेल किया है, 70 के आसपास, जरा मेजर कीजिएगा इस बात को, ये रहा 70 का प्राइस, यही है लगभग। अब देखिए एक हाई बना है, प्राइस ने पहले एक लो बनाया, प्राइस को पहले एडजस्ट कर लेते हैं। अब आप ट्रेलिंग एसएल के साथ चलते जाइए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक लो बनाया, प्राइस अपसाइड आया, आपका एसएल कहाँ है, 70 के ऊपर, निकल जाइए। मैंने इस समय आपको एसएल दिया था 105 रुपया, इसी ट्रेड का एसएल 105 दिया था। एक लो बना के जा रहा है, हाई को ब्रेक नहीं किया, लो को ब्रेक करके फिर एक नया लो बना दिया 28 के पास, फिर ऊपर जा रहा है, हाई को फिर नहीं ब्रेक करेगा, फिर नीचे आया, आज यही एसएल दिया था 32 के आसपास, फिर नीचे आया 15 आ गया है। कल के लिए आप अपना एसएल 22 रख सकते हैं, जब तक नहीं जाता ये 15 भी ले जाइएगा। 7 रुपए का एसएल है, अभी भी रिस्क रिवॉर्ड 1:2 में आ रहा है, जीरो कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ठीक है, आज के लिए इनफ है, आज मैं इतना ही समय दे पाऊंगा, माफ़ी चाहता हूँ। आगे क्लासेस में देखिए मेरी ऑफलाइन कुछ बैच चल रहे हैं, इस वजह से मैं अभी थोड़ा समय कम दे पा रहा हूँ, मैं काफ़ी बिजी शेड्यूल में चल रहा हूँ इस समय। अगर अब कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।